गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संकल्प क्लासेस में वो मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हैच और स्लैक साइकिल की। किसकी बात करने वाले? हैच एवं स्लैक साइकिल। तो हैच और स्लैक साइकिल किन प्लांट्स में चलता है? ये C4 प्लांट्स में चलता है। किन में चलता है? C4 प्लांट्स में। तो इसकी डिस्कवरी किसने की हैच और स्लैक साइकिल की? इसकी डिस्कवरी हैच और स्लैक नामक वैज्ञानिकों ने की। इसमें क्या होता? इसमें CO2 का स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? CO2 का स्थिरीकरण होता है। जब ये चक्र, हैच और स्लैक ने ये बताया, जब ये चक्र चलता है CO2 के स्थिरीकरण में, तो जो फर्स्ट उत्पाद बनता वो चार कार्बन वाला पदार्थ बनता। उस पदार्थ का क्या नाम है? उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। तो जिनमें ये ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है, ये चार कार्बन वाला है, इसीलिए उन प्लांट्स को क्या कहा गया? C4 प्लांट्स। उन्हें क्या नाम दिया गया? C4 प्लांट्स। ओके। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण में 3 क्रियाएं होती हैं। नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और स्यूडो साइक्लिक। क्लियर? तो कौन कौन सी क्रियाएं चलती हैं डियर? नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और स्यूडो साइक्लिक। तो किसने बताया था प्रकाश फास्फेटीकरण या प्रकाश फास्फोरिलेशन के बारे में? प्रकाश फास्फेटीकरण या प्रकाश फॉस्फोरिलेशन के बारे में किसने बताया था? तो प्रकाश फास्फेटीकरण या प्रकाश फॉस्फोरिलेशन के बारे में ऑर्नन एवं उनके सहयोगियों ने बताया था। क्लियर टू ऑल? किसने बताया था? ये बताया था ऑर्नन और उनके सहयोगियों ने। क्लियर? अब देखें नेक्स्ट, प्रकाश क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि प्रकाश क्या है? तो जो वर्षा, रेन, जल, ताप, हवा और सापेक्षिक आर्द्रता, ये सब क्या है? ये सारे के सारे जलवायवीय कारक हैं। ओके, तो ये सब कौन है? ये जलवायवीय कारक हैं। नेक्स्ट, जो प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया यानी डार्क रिएक्शन, अदीप्त क्रिया है, इसी को किस नाम से जानते हैं? तो इसी को बोलते हैं केल्विन चक्र। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया को किस नाम से जानते हैं? केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखें, जो डार्क रिएक्शन है यानी प्रकाश अदीप्त क्रिया है, ये अदीप्त क्रिया मतलब इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी जरूरी नहीं है कि इसे लाइट चाहिए हो, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? और ये कहाँ पे चलती है ये क्रिया? ये क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में चलती है। कहाँ चलती है स्टूडेंट्स? डार्क रिएक्शन हरित लवक के स्ट्रोमा में चलती है। ओके, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया को किस नाम से जानते हैं? केल्विन चक्र के नाम से। प्रकाश और जो अदीप्त क्रिया है
उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये क्रिया कहाँ चलती है? ये क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में चलती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो केल्विन चक्र वो सभी हरे पौधों में चलता है। केल्विन चक्र यानी डार्क रिएक्शन, केल्विन चक्र सभी हरे पौधों में चलता है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो केल्विन चक्र किस में चलता है? ये सारे हरे पौधों में चलता है। अब हम लोग को ये भी पता चल गया कि ये क्रिया कहाँ चलती है। ये क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में चलती है। ओके, अब देखें, अब क्रेंज एनाटॉमी एनसीईआरटी का वेरी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, उसमें बड़े अच्छे से लिखा है और नीट में भी शायद में भी काफी टाइम्स रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है? क्रेंज एनाटॉमी किन प्लांट्स में पाई जाती है? किसी को पता है क्या? क्रेंज एनाटॉमी जो होती है ये किन प्लांट्स में होती है? तो अगर मान लो क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलर प्लांट्स का नाम दे दे, जैसे उसने कह दिया कि सरसों, धान, मक्का, गेहूं किस में होती है, तो अगर वो प्लांट्स का नाम दे दे तो हम लोग को पता है कि मक्के में होती है। किस में होती है? मक्के में होती है। तो जो क्रेंज एनाटॉमी है सारे C4 प्लांट्स में होती है। किन में होती है? सारे C4 प्लांट्स में होती है क्रेंज एनाटॉमी। तो C4 प्लांट्स को C4 प्लांट्स क्यों कहते हैं? अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके कि C4 प्लांट्स को C4 प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो CO2 फिक्सेशन होता है यानी कार्बन स्थिरीकरण होता है, तो उसमें 4 कार्बन वाला एक पहला पदार्थ बनता। उस पदार्थ का नाम क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। इसीलिए वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन कौन है? गेहूं, मक्का। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए थे, सरसों, धान, मक्का, गेहूं। तो इसमें कौन कौन से आंसर सही हो सकते? मक्का और गेहूं दोनों आंसर हो सकते। ओके, इनमें क्या होता? इनमें मीजोफिल सेल्स होती हैं। ओके, और इनमें मीजोफिल सेल्स में क्या होता है? बड़े आकार के हरित लवक पाए जाते हैं, तो CO2 फिक्सेशन आसानी से हो जाता है। ओके, तो गन्ने में भी क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। गेहूं, मक्का, गन्ना, इन सब में कौन सी एनाटॉमी है? क्रेंज एनाटॉमी। अब क्रेंज एनाटॉमी C4 मतलब हाँ स्पेशली ये भी कह सकते कि C4 अगर वो प्लांट्स का नाम देके क्वेश्चन पूछे क्रेंज एनाटॉमी किस प्लांट्स में होती, तो उसने नेम दे दिया तो मक्का मतलब गेहूं, मक्का, गन्ने किसी का नाम भी दे दे तो वो ऑप्शन सही होगा। अगर वो कह दे किन प्लांट्स में होती, C3, C4, C2 या नॉर्मल प्लांट्स में, तो इसका आंसर क्या जाएगा? C4 प्लांट्स। ओके, अब अगर हम लोग आगे बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपको ये पता है कि जो लवक है प्लास्टिड, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? ये अर्धश्वासाशित कोशिकांग है, क्योंकि इनमें अपना खुद का DNA पाया जाता है। ये खुद अर्धश्वासाशित क्यों है? क्योंकि इनमें अपना खुद का DNA पाया जाता है और तो इनमें ATP निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लवक में भी थोड़े से बनते, लेकिन मेनली कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इनमें जो ATP फॉर्मेशन होता, तो ATP फॉर्मेशन किस आधार मतलब किस प्रोसेस के आधार पे होता? तो मिशेल के रासायनिक परासरण सिद्धांत के द्वारा। किस सिद्धांत के द्वारा होता है? मिशेल के रासायनिक परासरण सिद्धांत के द्वारा। क्लियर? ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये बताइए पेट्रोपादप, पेट्रोपादप क्या है? पेट्रोप्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रही हूँ कि पेट्रोप्लांट्स क्या है? पेट्रोप्लांट्स, अब देखिए इसी से हम लोग को पता चल रहा पेट्रो, पहले वर्ड को अगर हम लोग पकड़ लें तो ये कौन है? पेट्रो। पेट्रो मतलब पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रो का मतलब पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम पदार्थों का अच्छा स्रोत है। पेट्रोलियम पदार्थों का अच्छा स्रोत है पेट्रोप्लांट्स। ओके, तो इनके बारे में बताया किसने था? पेट्रोप्लांट्स के बारे में, इनके बारे में मेल्विन कैल्विन ने बताया था।
किसने बताया था? मेल्विन कैल्विन ने। ओके, अब ये बताइए कि एक ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण से केल्विन साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं? वन ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए केल्विन साइकिल में कितने एटीपी अणु बनते? तो कितने? 18 एटीपी बनते। एटीपी पूछा ना उसने, कितने एटीपी बनते? तो एक ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए केल्विन साइकिल में 18 एटीपी बनते। अब अगर हम बात करें फोटो सिस्टम फर्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में ऊर्जा संग्रहित होती है कहाँ पे? तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में एनर्जी स्टोर कौन सा एनर्जी कहाँ होती है? P700 में। P700 में आप देखें तो अब देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा क्रियाशील किस प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा क्रियाशील लाल प्रकाश में होती। किस प्रकाश में होती? लाल प्रकाश में। क्लियर? किस प्रकाश में सबसे ज्यादा क्रियाशील होती? लाल प्रकाश में, रेड लाइट में। यानी तुम ये बता सकते मुझे कि प्रकाश संश्लेषण में जो एक्शन स्पेक्ट्रम बनता विजुअल लाइट का, वो उसकी तरंग दैर्घ्य कितने एंगस्ट्रॉम से कितने एंगस्ट्रॉम होती? तो उसकी होती 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। कितनी होती स्टूडेंट्स? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 3600 एंगस्ट्रॉम तक होती। तो सबसे सुचारू रूप से प्रकाश संश्लेषण किसमें होता? रेड लाइट में। ओके, उसके बाद अगर कोई पूछे तो नीले लाइट में और हरे में। नीली किरणों में सबसे मतलब हरी में सबसे कम और नहीं के बराबर होती। तो किसने दिया था एक्शन स्पेक्ट्रम? कमेंट में बताइएगा। अगर याद ना हो तो याद रखिएगा कि एंगलमैन ने दिया था। ओके, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील किस प्रकाश में होता है? लाल प्रकाश में। ओके, यानी प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर किस लाइट में होती? लाल प्रकाश में। ओके, अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पे पाए जाते? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पे पाए जाते? तो ये हरित लवक के थाइलेक्वाइड में पाए जाते। कहाँ पे पाए जाते? थाइलेक्वाइड में। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते? थाइलेक्वाइड में। ओके, अब देखें तो यहाँ पे थाइलेक्वाइड में और कुछ भी होता। थाइलेक्वाइड में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते तो थाइलेक्वाइड में ही तो प्रकाश मतलब लाइट रिएक्शन चलती। लाइट रिएक्शन कहाँ चलती? प्रकाशिक क्रिया कहाँ चलती? तो वो भी थाइलेक्वाइड में चलती। कहाँ पे चलती? थाइलेक्वाइड में। अब देखें, अगर किसी ने प्रकाश संश्लेषण के 2 पिगमेंट सिस्टम थ्योरी किसने दी? आप बता सकते? 2 पिगमेंट सिस्टम थ्योरी किसने दी? 2 पिगमेंट सिस्टम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी? एमर्सन ने। किसने दी? एमर्सन। ओके, एमर्सन ने 2 पिगमेंट सिस्टम थ्योरी दी थी। यानी इन्होंने ये बताया था कि 2 प्रकार की प्रकाशिक क्रियाएं होती, एक छोटी तरंग दैर्ध्य वाली और एक बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली। अब क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला हम लोगों को याद ही है। तो अब देखें, इसमें नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो क्लोरोफिल एक यौगिक है। इसमें क्या होता? क्लोरोफिल एक यौगिक है, हम भी जानते हैं। क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल एक यौगिक है। क्लोरोफिल क्या है?
एक यौगिक है। अब ये इसमें क्या होता, इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन होता। इसमें क्या होता, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन होता। ओके, अब देखिए, तो इनमें मेनली क्या होता, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन होता क्लोरोफिल में। ज्यादा अमाउंट में तो मैग्नीशियम ही होता। ओके, अब देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का काम क्या है? मतलब हम लोग कहते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश का काम क्या है, क्यों चाहिए हमें प्रकाश? तो इसमें क्या होता, इसमें क्लोरोप्लास्ट एक्टिव होता। इसी प्रकाश की वजह से क्या होता, क्लोरोप्लास्ट सक्रिय होता। क्या होता, क्लोरोप्लास्ट सक्रिय हो जाता। ओके, अब अगर देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता और नॉन साइक्लिक भी होता। तो देखें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी बनती या नहीं बनती? एक क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है? तो डियर, एटीपी फॉर्मेशन होता है। ओके, क्या एटीपी फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, तो उस समय एटीपी फॉर्मेशन भी होता है। अब देखें, जो अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया है उसमें इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता? अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता? तो उसमें अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? इलेक्ट्रॉन ग्राही होता NADP+। कौन होता है? NADP+। ओके, दिस इज फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।